जैसे हम बेटा, ये हमारी टाइम ऑफ सप्लाई की नेक्स्ट क्लास है। कितनी क्लास लग चुकी है अपनी? 3 क्लास है ना जी, टाइम ऑफ सप्लाई। तो टाइम ऑफ सप्लाई की 4th क्लास है ये। तो इसके अंदर देखिए बेटा, कल हमने लास्ट टॉपिक कराया था आपको, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विस इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज का मैंने बता दिया था, रिवर्स चार्ज के मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे बेटा, क्वेश्चन आपने कर लिए, देखना बेटा, पेज नंबर बोलना है बेटा। 49। कितने नंबर के क्वेश्चन एग्जाम तक हो गए थे अपने? 23 तक हो गई। 23 तक हो गए थे, ठीक है। अब सुनो, अब अगला 4th केस आप लिखो, लिखो 4th, मेरा लिखा नहीं हुआ, मैं लिखवा देता हूँ 4th केस इसमें। 4th केस, हाँ लिखवाना तो पड़ेगा ना, याद नहीं रहेगा फिर आपको पेपर में। देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर, इन केस ऑफ वाउचर। तो इसके सेम वही 2 केस पीछे से कॉपी कर लो, देखो कौन कौन से थे, नंबर लिख लो। कौन सा था बेटा बताना? अगर वाउचर आइडेंटिफिएबल है तो जिस दिन इशू किया वो डेट मानेंगे, अगर वाउचर आइडेंटिफिएबल नहीं है तो डेट ऑफ रिडम्पशन। याद आ गया? तो इसका बेटा वाउचर का सेम जो गुड्स के केस में था वही होगा। वहां से गुड्स वाले केस में आप देख लीजिए, वहां पर 4 नंबर पे लिखा है क्या वाउचर? मैंने 5 पे लिखा है, 5 पे, 4 पे क्या था वहां? हाँ, अब सर्विस तो ऐसे नहीं, मैं पढ़ा के दिखा देता हूँ आपको, और पसंद आया तो पढ़ लेना, नहीं आया तो नहीं, तो मेरा बैच पूरा हो गया, मैं पसंद क्या नहीं आया, तो सर्विस तो नहीं हो सकती ना ऐसे, गुड्स में हो सकता है। तो ये आपके वाउचर वाला गुड्स के केस में केस नंबर 5 है, तो वो सेम डिटो वहां से नोट कर लो बेटा आप। वही था बेटा, अगर वाउचर आइडेंटिफिएबल है, मतलब जिस दिन आपने वाउचर दिया उस टाइम पता था कि आपको क्या मिलेगा, जैसे मैंने बताया था शर्ट परचेज कर सकता है ना, उस पर लिखा है शर्ट और एक जीन ले सकता है, तो दैट इज आइडेंटिफिएबल। तो फिर जिस दिन वो इश्यू हो वो डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। अगर वो कहता है कि 500 रुपए की शॉपिंग कर सकता है या 10,000 की शॉपिंग कर सकता है ना XYZ, तो 10,000 पता नहीं क्या लेगा, वो तो वैल्यू है उसकी। तो उस केस में बेटा डेट ऑफ रिडम्पशन, मतलब जिस दिन आपने उस वाउचर को क्या किया, यूज किया, वो डेट आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। लिख लीजिए। लिख लिया? अब 2 केस और है, वो दोनों गुड्स वाले ही हैं, रेड्यूल और लेट फीस। आप नीचे नोट लिख लो, लिख लो बेटा, लिख लो, चलो मैं लिखवा देता हूं, छोड़ो, लिख लो चलो। तो बेटा जो रेजिड्यूल केस था आपका, कितने नंबर केस था गुड्स के केस में? 6 नंबर। तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था बेटा, अगर वो जहां पर रूल 1 2 3 4 5 नहीं लगेगा, वहां पर क्या लगेगा, ये 6 लगेगा। याद आ गया? तो 6 में क्या था, अगर वो रिटर्न भरता है, रिटर्न जीएसटी की रिटर्न फाइल करता है, तो जिस दिन उसने रिटर्न फाइल की वो डेट होगी। अगर वो रिटर्न फाइल नहीं करता तो जिस दिन वो टैक्स जमा कराएगा वो टाइम ऑफ सप्लाई की डेट मानी जाएगी। याद आ गया? तो केस नंबर 6 था बेटा रेजिड्यूल गुड्स के केस में, सेम वो का वो सर्विस के केस में होगा। मतलब ऐसे कर लो, आपको कंफ्यूजन नहीं हो तो
मैं भी बताता हूँ। ये वोचर वाला कराया था, ये वोचर वाला केस। तो ये वोचर वाला बेटा गुड्स और सर्विस दोनों में एप्लीकेबल है। स्टार्टिंग के जो ये 1 2 3 4 कराए थे ये सिर्फ किस में लागू है? गुड्स में। 5th नंबर गुड्स में भी यही रूल है और सर्विस में भी यही रूल है, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, अभी बताया मैंने, ठीक है। 6th नंबर केस था, ये भी किस में लागू है? गुड्स और सर्विस दोनों में, तो दोबारा नोट करने की जरूरत नहीं है। मतलब 1 2 3 4 अकेले किसके लिए लागू है? इसके, गुड्स के। 5th जो है वो गुड्स और सर्विस दोनों में लागू है। 6th गुड्स और दोनों में लागू है। और 7th भी बेटा लेट फीस, तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे? जिस दिन हमें पेमेंट रिसीव हुई। ये भी आपका यहां लिख देता हूं, ये 7 नंबर भी किस में लागू है? गुड्स प्लस सर्विस दोनों में। समझ आ गई? तो रूल नंबर 5 6 7 दोनों में है, तो 5 6 7 को दोबारा सर्विस के लिए लिखे, टाइम वेस्ट करने वाली बात है। बोलो बात समझ आएगी नहीं? बोलो बच्चों। तो रूल नंबर 5 6 7 जो गुड्स के थे वो गुड्स के भी हैं और सर्विस के भी हैं। तो गुड्स के जो रूल नंबर 1 2 3 4 थे वो सिर्फ गुड्स के हैं, और सर्विस के अलग थे। 1 2 3 4 को मैंने अलग से दोबारा लिखवा दिया आपको। बात समझ आ गई बेटा? क्लियर है? ये यहां तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया बेटा, ये गुड्स का भी और सर्विस का भी। अब एक दो कंसेप्ट हो रहा है इसके अंदर। हाँ बेटा सुनो, टॉपिक हमारा है चेंज इन टैक्स रेट आफ्टर सप्लाई ऑफ सर्विस और गुड्स। अब जो रूल करा रहा हूं ना वो दोनों के लिए है। किसके लिए बेटा? दोनों के लिए, मतलब सर्विस के लिए भी और गुड्स के लिए भी, ठीक है। चलिए बेटा, ये क्या है? मतलब कई बार क्या होता है बेटा, गुड्स, पहली बात ये जो रूल करा रहा हूं ये रूल जो है वो ये सेक्शन 14 है इसका। सेक्शन कौन सा है? 14। ये 14 सेक्शन का चार्ट है, ठीक है। सर कैसे? 12 था गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई, 13 था सर्विस का टाइम ऑफ सप्लाई, और 14 ये चेंज वाला, ठीक है बेटा। चलिए, तो इसमें क्या है, ये केस 1 2 3 और 3 उधर 6 है टोटल, छोटे छोटे, ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा, मान लो आप देखो गुड्स सर्विस दोनों पे एप्लीकेबल है, गुड्स और सर्विस दोनों पे। मान लीजिए आपने गुड्स या सर्विस की सप्लाई दे दी, सर्विस या सप्लाई दे दी, देने के बाद टैक्स रेट चेंज होगी, मतलब उसमें पहले टैक्स रेट 12 थी अब 18 होगी, या 18 थी 12 होगी। तो अब लड़ाई ये है कि टैक्स 12% लगेगा या 18%। अब कस्टमर तो आपको पता ही है, जो उसके लिए बेनिफिशियल होगा उधर हो जाएगा वो तो, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर रूल बना दिए। सर गवर्नमेंट टैक्स रेट बेटा रेट चेंज करती रहती है गवर्नमेंट। अब इनकम टैक्स में तो क्या है, बजट में रेट आते हैं वो पूरे साल लगते हैं। जीएसटी में ऐसा नहीं है, जैसे गवर्नमेंट ने जीएसटी काउंसिल ने सजेस्ट किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे गया, अगले महीने से ये रूल है जी, 2 तारीख से ये रूल लागू होगा, 5 से ये लागू होगा, ऐसे होता है जीएसटी में, ठीक है। तो इसलिए हमारा टॉपिक ये है कि चेंज इन टैक्स रेट, मतलब टैक्स रेट में क्या हो चुका है चेंज। चेंज का मतलब ये कि बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, दोनों है इसमें, ठीक है। आफ्टर सप्लाई ऑफ सर्विस और गुड्स, मतलब आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ है कि गुड्स और सर्विस और बोथ आर सप्लाइड बिफोर चेंज इन टैक्स रेट। बात तो एक ही है, मतलब टैक्स की रेट में चेंज होने से पहले आपने गुड्स और सर्विस की सप्लाई दे दी, और मैंने ऐसे लिख दिया टैक्स रेट सप्लाई देने के बाद चेंज हुई है। बात तो एक ही है, मतलब सप्लाई पहले होगी और रेट बाद में चेंज हुई। तो सर हमारा तो सर यही है, सप्लाई हो गई रेट बाद में चेंज हुई है तो पहले वाली रेट लगनी चाहिए क्योंकि सप्लाई हो चुकी। अकेली सप्लाई थोड़ा ना होती है, टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए सप्लाई भी देखते हैं, इनवॉइस भी देखते हैं, पेमेंट भी देखते हैं, कई चीजें देखते हैं, एक ही चीज थोड़ा देखते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है, जरा ध्यान से सुनना, इसको मैं है ना समझा के और इसका एक वो बढ़ाऊंगा शॉर्टकट ताकि आप भूलो ना। सुनना, चेंज इन रेट ऑफ सर्विस, चेंज इन रेट ऑफ
रेट ऑफ टैक्स होना चाहिए, सर्विस थोड़ा होना चाहिए। रेट ऑफ टैक्स सर्विस में थोड़ा चेंज होगा। चेंज इन रेट ऑफ, हाँ सॉरी, चेंज इन रेट कितना है, सॉरी सर्विस देने के बाद, हाँ सर्विस देने के बाद चेंज हुआ, वो समझाने के लिए लिखा होगा मैंने, ठीक है। सुना मेरी बात। केस फर्स्ट, मान लीजिए आपने बेटा गुड्स की सर्विस या गुड्स की सप्लाई या सर्विस की सप्लाई फॉर एग्जांपल 1 जुलाई को दी। कब दी बेटा? 1 जुलाई, ठीक है। 15 जुलाई को रेट चेंज हो गया। 15 जुलाई को क्या चेंज हो गया बेटा? रेट। अब रेट कब चेंज हुआ? 15 जुलाई। अब बताओ, सर्विस आप सप्लाई पहले दे दी, मैं सप्लाई बोलूंगा, सप्लाई किसकी हो सकती है? सर्विस की भी हो सकती है। और आपने सप्लाई पहले दे दी और रेट क्या हुआ? 15 जुलाई को चेंज हुआ। और आपने इनवॉइस कब दिया? 20 जुलाई को। और पेमेंट कब हुई? 24 जुलाई। देखो 1 2 3 और 4, कितनी डेट होगी बेटा? 4 डेट होगी ना। अब टाइम ऑफ सप्लाई के लिए क्या कहता है? इनवॉइस डेट ये रही, और पेमेंट डेट ये रही, विच एवर इज अर्लियर। जो इन दोनों में से जल्दी है वो मानी जाएगी क्या है? टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। तो बताओ 20 और 24 में अर्लियर कौन सा है? 20 मानी जाएगी। ये तो क्लियर होगी। अब अगली बात, रेट ओल्ड लगेगी या न्यू? जब इधर डिसाइड हुई है, इसके इधर डिसाइड हुई है तो न्यू लगेगी, और इधर डिसाइड होगी तो ओल्ड लगेगी। कोई दिक्कत तो नहीं आपको? भाई हमने टाइम ऑफ सप्लाई क्या निकाली बताओ? 20 जुलाई। मतलब हम टाइम ऑफ सप्लाई 20 जुलाई मानेंगे, और रेट कब चेंज हुई है? 15 जुलाई को। तो रूल तो, रेट तो 15 जुलाई से लागू होगी। तो बताओ नई लगेगी या पुरानी लगेगी? नहीं लगेगी, बात ही खत्म है, सोचने की जरूरत नहीं है। आपका आंसर टाइम ऑफ सप्लाई का क्या आया? 20 जुलाई। रेट कब चेंज हुई? 15 को चेंज होगी। और आपकी टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड हो रही 20 जुलाई, तो आपको सप्लाई की डेट 20 मानी जाएगी। तो 20 तारीख का रेट लगेगा ना, और 20 तारीख को रेट कौन सा एग्जिस्ट करेगा? नया वाला। आगे अगला, सर्विस आपने पहले दी। सर्विस आपने पहले दी। सर्विस तो सभी में पहले देंगे, क्योंकि हेडिंग ये है कि सर्विस हमने पहले दे दी और उसके बाद रेट बदली है, ठीक है। सर्विस आपने पहले दे दी 1 जुलाई को, और पेमेंट भी पहले कर दी। पेमेंट उससे भी पहले कर दी 15 जून को, समझे क्या? 15 जून को कर दी या 8 जुलाई को कर दी। मतलब अब दूसरा केस ये है। पहला केस में क्या था? सर्विस पहले दी और दोनों काम बाद में। दोनों काम कौन से? इनवॉइस और पेमेंट। टोटल काम कितने हैं? 3। सर्विस, इनवॉइस, पेमेंट। सर्विस, इनवॉइस, सर्विस, इनवॉइस, पेमेंट। 3 काम है। सर्विस तो पहले देगा ही देगा, तीनों केसों में सर्विस पहले है, क्योंकि हेडिंग ही क्या है सेक्शन 14 की? सर्विस पहले दी। सर्विस सर्विस सर्विस, समझ आ गया मेरी बात? चलिए अब कहता है सेकंड केस, कहता है सर्विस दी 1 जुलाई को, पेमेंट आई 15 जून को, और इनवॉइस इशू किया 20 जुलाई को। तो कहता है टाइम ऑफ सप्लाई, कहता है डेट ऑफ पेमेंट मानेंगे। क्या मानेंगे? अर्लियर नहीं है, डेट ऑफ पेमेंट ही मानेंगे। क्या मानेंगे? रूल है ये भी 15 जून है ना। तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई डेट ऑफ पेमेंट माना जाएगा हमेशा। समझ आ गई? सुनो थर्ड केस, अभी रुक जाओ। सर्विस दे दी, इनवॉइस पहले इश्यू किया और पेमेंट बाद में, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी? डेट ऑफ इनवॉइस। रेट क्या लगेगी? ओल्ड। यहां पे भी क्या है? ओल्ड। मतलब इसमें 3 चीजें हैं, तीनों को उल्ट पुल्ट सफलिंग कर दिया। सफलिंग समझते हो? आगे पीछे करके देख लिया। इतना ही परमुटेशन कॉम्बिनेशन पड़ा हुआ है क्या आपका? इतना ही केस बन सकते हैं इसमें, ठीक है। तो 3 केस बना दिए। अब मेरी बात सुनना, ये तो होगी पढ़ाई की बात। अब गुरुजी की बात सुनो। ये 15 जुलाई 15 जुलाई 15 जुलाई बुक्स पढ़ा है। ये तराजू है। तराजू देखा आपने? ये अंधा कान तराजू। तराजू इक्वल होता है ना। पलड़ा किधर भारी होता है? जिधर वजन ज्यादा होता है, ठीक है। अब यहां पर सुनना, यहां पर 1 है और इधर क्या है? 2। यहां पर कितने हैं? इधर ये तराजू है बीच वाला। इधर कितना है? 1। इधर कितने हैं? इधर कितना है? जिधर पलड़ा भारी हो उधर होता है।
ये मेरी मेहनत है बेटा, ऐसा मत आओ। लाइन लगा के लिख लेना, पता लग जाएगा ना। अब सुनो, अब इधर देखो, इधर 2 आया तो इधर वाली साइड होगी, इधर वाली साइड होते यहाँ रेट बदले, नई रेट लगेगी। ये आया, इधर 2 है तो इधर वाली साइड, इधर क्या लगेगी, इससे पहले ओल्ड है, इसके बाद न्यू है, बोलो बस में ओल्ड लगेगी, इससे पहले क्या लगेगी, ओल्ड। ये तो दिक्कत खत्म होगी, ओल्ड लगेगी या न्यू लगेगी, ये दिक्कत खत्म होगी। सुनो, पहला केस याद है, इधर दोनों है तो बेटा इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज, मतलब अगर ध्यान से सुनना, अगर अगर रेट चेंज होने के बाद इनवॉइस दिया है और पेमेंट भी बाद में हुई है, इनवॉइस भी बाद में दिया और तो विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। रेट चेंज होने से पहले आपने, रेट चेंज होने से पहले आपने सर्विस दे दी और पेमेंट दे दी, 2 काम हो गए। सर्विस दे दी और इनवॉइस दे दिया, कितने काम हो गए, 2। इधर भी कितने हैं, 2, ठीक है। तो सर्विस दे दी और पेमेंट भी दे दी, ठीक है। तो इस केस में भी ये रेट लगेगा। अगर आपने पेमेंट दे दी तो हम पेमेंट को पकड़ लेंगे बेटा, टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, डेट ऑफ पेमेंट क्या मान जाएगी, और इसमें टाइम ऑफ सप्लाई क्या मान जाएगी, डेट ऑफ इनवॉइस। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर बाद में दोनों तो डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। इधर पहले है, दिमाग में ऐसे बिठाना पड़ेगा, इधर पहले है तो 2 केस इधर होंगे, इधर 2 केस है ना, ये देखो 2 केस है, 2 केस है, इधर होंगे। तो अगर डेट ऑफ पेमेंट तो डेट ऑफ पेमेंट टाइम से लगाई जाएगी, और डेट ऑफ इनवॉइस है तो आगे समझ, ये समझाने से समझ में आ सकती है, आने के चांसेस कम है, लेकिन आने में कोई बड़ी बात ही आ सकता है। केस बना के दे देगा, क्वेश्चन है आपकी बुक में बकायदा, एग्जाम्पल भी आपकी बुक में, बोलो बात समझ आएगी। अब एक काम करो, ये भूल जाओगे मेरे को कंफर्म है आपको, तो आप इसका क्वेश्चन कर लो, लगे हाथ, लगे हाथ आप इसका क्वेश्चन कर लो। कितने नंबर क्वेश्चन निकाला आपने, टाइम ऑफ सप्लाई का। इन केस द गुड्स और सर्विस हैज बीन सप्लाइड आफ्टर द चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स, मतलब आपने अभी क्या था, जिस दिन टैक्स रेट चेंज हुई सप्लाई से पहले दे दी थी, ठीक है। देखो एक बात कहूं, आपने तीनों चीजें पहले दे दी फिर तो दिक्कत नहीं है, सप्लाई भी पहले दी, इनवॉइस भी पहले दिया और पेमेंट भी पहले दी, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो पहले वाली बात होगी, फिर तो सेक्शन 14 लगेगा ही नहीं। ये 14 कब लगेगा, हाँ, तीनों में से एक चीज पहले 2 चीज बाद में, 2 चीज पहले 1 चीज बाद में, तो है मतलब बीच में तराजू आ गया तब लगेगा, समझ आ गई मेरी बात। अब ये कहता है कि सप्लाई हमने टैक्स रेट चेंज होने के बाद की है, तो इसका मतलब इनवॉइस पहले दिया होगा या पेमेंट पहले दी होगी या दोनों चीज पहले दी होंगी, यही केस बनेगा। सब तीनों चीज पहले दी हो तो ये केस नहीं लगेगा, फिर तो ये केस ही नहीं लगेंगे, फिर तो सप्लाई भी पहले, इनवॉइस भी पहले और पेमेंट भी पहले, फिर तो ये केस नहीं बना, फिर तो नॉर्मल केस लगेंगे, सेक्शन 12 और 13 लगेगा। ये कब लगेंगे, जब 3 चीजों में से समझिए, कुछ बातें ऐसे ज्यादा समझ में आती है, समझ आ गई बेटा। चलिए, तो कहता है सप्लाई बाद में की है, तो टैक्स रेट चेंज हुई 15 सितंबर को मान लो, ठीक है। तो सप्लाई हमेशा बाद में रखूंगा मैं, क्योंकि केस ये, अब पहले वाले केस में सप्लाई को क्या कर दिया था, फिक्स सप्लाई पहले थी। अब तीनों केसों में सप्लाई क्या है, बाद में, ठीक है। सप्लाई बाद में, सप्लाई बाद में, सप्लाई बाद में, ठीक है। अच्छा, इनवॉइस पहले है, सप्लाई बाद में है और पेमेंट बाद में है, तो देखो पलड़ा किधर बाजी है, बस फिर न्यू रेट लगेगी, क्या लगेगी, न्यू रेट। एक बात, अब टाइम ऑफ सप्लाई क्या मानेंगे, डेट ऑफ पेमेंट। कंफ्यूजिंग सा है थोड़ा, नहीं सर, इसमें बीच में ना आपने वो वाले बताया, पहले वाले हम सारे लगा के देते हैं, आंसर ही नहीं। चल कोई बात नहीं। अब दोनों चीजें पहले, ठीक है। अब ये 2 चीजें पहले की, अब इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, बोलो समझ आ गई। अब दोनों बाद में, तो डेट ऑफ इनवॉइस, ये आपको थोड़ा दिमाग में सेट करना पड़ेगा, आगे समझ, नोट कर लो।